आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई यील्ड टॉपिक्स के बारे में। हाई यील्ड टॉपिक्स समझाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला समझाना चाहता हूँ। इस फार्मूला को आप समझिए और इसको अप्लाई करिए। एक रूल होता है, इस रूल को हम बोलते हैं 80/20 रूल। 80/20 रूल। ये रूल पूरी तरीके से अप्लाई होता है एग्ज़ाम्स में। इस रूल का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। इस रूल का मतलब क्या होता है कि एग्ज़ाम में 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ गिने चुने 20% टॉपिक से आते हैं। 80% सवाल आपके एग्ज़ाम में 20% सब्जेक्ट सिलेबस से आते हैं, और जो बाकी 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बाकी 80% सिलेबस से आते हैं। इसको एग्जाम्पल को हम लेते हैं। इसको सपोज़ करो आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए। इस 100 में से जो 80 सवाल होंगे वो गिने चुने इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आते हैं, और जो 20 सवाल जो पूछे जाएंगे, जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो अनाप शनाप गिनी चुनी बहुत रेयर बीमारी से पूछते हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए, यू शुड बी हैविंग ए स्मार्ट स्टडी प्लान, कि आपको जो फोकस करना है इन मेन टॉपिक्स पे। ये वाले जो टॉपिक होते हैं 20% वाले, ये सबके गलत होते हैं, बहुत से लोगों के गलत होते हैं। लेकिन यहाँ गलती करना मतलब आप कंपटीशन से बाहर हो। तो इस बात को समझिए, सिंपल रूल याद करिए। 80% ऑफ टॉपिक्स, 80% ऑफ क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम ओनली 20% ऑफ टॉपिक्स। तो आपको एक अच्छी रैंक लाने के लिए वो 80% जो क्वेश्चन आते हैं उनकी कमांड होनी चाहिए। उनके लिए आपको पढ़ना कितना है, कम पढ़ना है। बिकॉज आगे क्या होगा, जब आप पूरे वीडियोस देखेंगे, नोट्स बना लेंगे, उसके बाद जब पढ़ने बैठोगे तो इतनी मोटी एक कॉपी बन जाएगी, तो इसको पढ़ने का, रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ हम बात करेंगे व्हाट आर दोज 20% टॉपिक जो किसी भी एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एक एक करके बात करता हूँ मैं। इफ़ आई से द फर्स्ट टॉपिक इन माई लिस्ट, जैसे कि हम वीडियो के हिसाब से चल रहे हैं, तो जो पहला टॉपिक वीडियो के अंदर है दैट इज़ योर एबीजी एनालिसिस। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ फोकस करनी है। फर्स्ट टॉपिक इज़ एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस। इस एबीजी वाले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इस एबीजी वाले सेक्शन में आपको जो फोकस रखना है वो पढ़ना है सिंपल एसिड बेस डिसऑर्डर। सिंपल वाले, राइट, सिंपल वाले। बहुत ही रेयर आपके एग्ज़ाम में कंपनसेशन पूछते हैं। कंपनसेशन वाला पार्ट नहीं पूछा जाता, लेकिन क्या होता है, घबराहट में सिंपल वालों में भी गलती हो जाती है। तो सिंपल आपका गलत नहीं होना चाहिए, राइट। अगर आप वीडियो देखोगे एबीजी का, सो आई कैन गारंटी यू विल फॉल इन लव विद एबीजी। आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। पहला टॉपिक हमने बात कर लिया एबीजी का। एबीजी के बाद जो बेसिक आता है, जैसे कि इन्फ्लामेशन और वूंड, तो इसमें आपको ये वूंड हीलिंग वाला पार्ट अच्छे से पढ़ना है। वूंड हीलिंग की स्टेजेस, वूंड हीलिंग में उसकी स्टेजेस, राइट, कैसे वूंड हील होता है, कब ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है, राइट। इसके अलावा अगर हील नहीं हो पाया ठीक से तो क्या होता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। वूंड हीलिंग की स्टेजेस से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा वूंड हीलिंग में आपको क्या पूछते हैं, वो पूछते हैं कि जो वूंड होता है उसको आप कैसे ठीक करते हो। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ नर्सिंग इंटरवेंशन पूछते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन, तो ये बिल्कुल ईजी सवाल होता है कि वूंड केयर कैसी करनी चाहिए, वूंड कैसे ठीक होता है। वूंड के बाद बात करते हैं इम्यूनिटी के चैप्टर में। इम्यूनिटी से आपसे क्या सवाल पूछते हैं। इम्यूनिटी से जनरली जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है आपका इम्यून सिस्टम के सेल्स पे। इम्यूनिटी से अगर मैं बोलूँ, इम्यूनिटी से जो क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में वो बनता है इम्यून सिस्टम के सेल्स पे। आपको पता है बी सेल्स, टी सेल्स, एनके सेल्स, आपको ये 3 सेल्स अच्छे से पढ़ने हैं बस। तो इम्यूनिटी में आपको ये सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ, इम्यूनिटी के अंदर जो ज़्यादातर वो सवाल पूछते हैं वो पूछते हैं एचआईवी से। अब एचआईवी में भी क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। एचआईवी के अंदर वो आपसे पूछना चाहेगा कि एचआईवी के रूट बताओ,
उसके बाद वो सवाल ऐसे पूछते हैं कि अगर मान लो किसी को नीडल स्टिक इंजरी हो गई, नीडल चुभ गई HIV की, तब आप क्या करोगे। उसके बाद कभी कभी वो HIV के बारे में पूछते हैं कि HIV के जो ड्रग्स पे फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन बन जाता है। तो HIV में भी आपको क्या पढ़ना है, मेनली रूट कैसे स्प्रेड होता है, नीडल्स, अगर नीडल्स से चुभ गई गलती से तो क्या करना है आपको, अगर ड्रग्स मीन्स कौन कौन से HIV की दवाई आप देते हो, उसको कैसे ठीक करते हो। फिर हम बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। हम वीडियो के लेक्चर वाइज चल रहे हैं, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है पेन पे, सो पेन पे करीब हाफ एन आवर का वीडियो है। तो इसमें जनरली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो पेन की स्केल्स पे पूछते हैं, राइट। फिर एग्ज़ाम में कई बार टॉपिक को ओवरलैप करके जो पेन के फाइबर होते हैं, पेन के रिसेप्टर होते हैं, उस पर सवाल पूछ लेते हैं। पेन के रिसेप्टर पे, पेन के फाइबर पे क्वेश्चन पूछते हैं। फिजियोलॉजी का क्वेश्चन बन जाता है। फिर वो मेडिसिन का मतलब होता है आपको इंटीग्रेट करना, राइट। अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप 4-5 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हो। तो पेन से आपको पेन की स्केल्स, एक छोटा सा टॉपिक है। और एक और चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है पेन के असेसमेंट मेथड। असेसमेंट मेथड आगे चलते हैं। पेन के बाद अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो एक बड़ा टॉपिक होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। सो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली फ्लूइड में तो ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। आपको पता है जनरली हम कॉमनली 2 फ्लूइड यूज़ करते हैं, या तो डेक्स्ट्रोस यूज़ करते हैं या नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको हम DNS बोलते हैं। तो जनरली जो क्वेश्चन आपके उठ के आता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट वाले पार्ट में जो आपको फोकस करना है, मैं यहाँ पर आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मेलिटी के नाम बताऊँगा जो आपको डेफिनेटली पढ़ने हैं। उसमें से पहला मेरे पास जो होता है वो होता है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम कम। ये आपको सारा पढ़ना है, बिकॉज ये एक वो टॉपिक होता है जहाँ बच्चों से गलती होती है। इसके अलावा जो दूसरा मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर जो आपको डेफिनेटली पढ़ना है उसका नाम होता है हाइपरकैलेमिया। मतलब पोटेशियम बढ़ रहा है, सोडियम कम, हाइपोनेट्रीमिया, पोटेशियम बढ़ रहा है, हाइपरकैलेमिया। तीसरी एब्नॉर्मेलिटी जो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा वो होगा हाइपोकैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम कम। तो आपको ये 3 चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मेलिटी में पढ़नी ही पढ़नी है। अगर इसको और मैं इजी करूँ, सपोज करो आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम से पहले, आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि इनमें क्या ECG चेंजेस होते हैं। तो ECG चेंजेस पे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, स्पेशली हाइपरकैलेमिया पे ECG के चेंजेस पूछते हैं। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है ECG चेंजेस के अलावा, इनका मैनेजमेंट, मीन्स इनके मैनेजमेंट में आपको क्या देना है। सो एक बड़ा टॉपिक है, एक पूरा एक यूनिट है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, राइट। सो हमने इसके 4-5 वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन आपको उसमें सेलेक्ट होकर एग्जाम से रिवीजन करने के लिए आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से फोकस करने हैं। ओके, फिर बात करते हैं अगले चैप्टर के ऊपर, तो जिसमें आता है हमारा इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में तो भाई पूरा बैक्टीरिया, वायरस सब कुछ है। तो आपको इन्फेक्शन में क्या क्या पढ़ोगे, आप बोलोगे सर इन्फेक्शन तो बहुत बड़ा है, क्या करें। तो एक काम करते हैं, इसको इन्फेक्शन को हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि मैंने आपको बताया था बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मैंने आपको बताया वायरल इन्फेक्शन। सो वायरल इन्फेक्शन में क्या चेंज आया हिंदुस्तान में, ब्रह्मांड में, सारी दुनिया में एक नया वायरस आ गया। तो उससे क्या हो गया, बाकी वायरस की इज्जत कम हो गई। सो एग्ज़ाम में भी देयर इज़ ए हाई चांस कि अब जो सवाल आएगा वो एक नए चैप्टर से आएगा। उस नए वायरस का नाम है कोविड-19, कोरोना वायरस। सो वायरस में आपको सबसे पहले कोरोना वायरस पढ़ना है। कोरोना वायरस के अलावा मैंने ऊपर भी बताया था आपको एक HIV के बारे में पढ़ना है, स्पेशली HIV की नीडल स्टिक इंजरी के बाद क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में क्या देते हैं। कोविड-19, HIV और वो एक और चीज़, HIV के बारे में एक चीज़ और बताना भूल गया, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसकी, सुपर इन्फेक्शन, जिनको हम बोलते हैं ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो HIV के मरीज में कौन कौन से ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं। तो एक तो सिंपल सवाल यही पूछते हैं कि HIV के पेशेंट के अंदर डेथ कैसे होती है, वो होती है ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से। तो कोविड-19, HIV 2 वायरस आपको एक एक चीज़ पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोविड के बाद, एचआईवी के बाद अगर मैं आपको बोलूँ तो सिंपल वो वन लाइनर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं मीजल्स से। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि आपका कॉप्लिक स्पॉट्स कहाँ मिलते हैं, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनिनसेफलाइटिस किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, वो मीजल्स में मिलते हैं आपको। अगर मैं आपको बोलूँ मीजल्स के अलावा और कौन से वायरस आपको पढ़ने हैं, तो आपको वायरस में इतना ही पढ़ना है। मम्प्स रूबेला पे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, एडनो वायरस, इंटर वायरस पे ऐसा कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं यहाँ कुछ बैक्टीरिया के नाम बोलना चाहूँ तो सबसे पहली मेरी चॉइस जो यहाँ पर होगी वो होगी ई कोलाई आपको पढ़ना है पूरा का पूरा, राइट। मैंने हार्डली 5 मिनट बोला होगा, वो 5 मिनट आपको पूरे जानने हैं इस वीडियो के ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई के बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको स्टेफिलोकोकस, तो ये आप माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ेंगे। फिर मैं बात करूँ तो स्ट्रेप्टोकोकस। तो जनरली सिंपल सवाल पूछते हैं कि ये बैक्टीरिया क्या कराता है, कौन सी बीमारी कराता है, सिंपल। जैसे क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई, आंसर इज ई कोलाई। इम्पेटिको किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से, स्ट्रेप्टोकोकस से। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेफिलोकोकस कार्डियल स्किन सिंड्रोम किससे होता है, स्टेफिलोकोकस से। इसके अलावा मेरी नज़रों में कुछ बैक्टीरिया और हैं, उसमें से एक बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टाइफाइड कराता है। टाइफाइड एक इंपॉर्टेंट, एक कॉमन बीमारी है। साल्मोनेला के अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो कई बार सवाल आता है विब्रियो से। विब्रियो से क्यों आता है, विब्रियो कोलेरा कराता है, कोलेरा से राइस वाटर डायरिया होता है। तो विब्रियो एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया बन जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं तो बैक्टीरिया का नाम होता है नीशीरिया। नीशीरिया, नीशीरिया मेनिंगोकोकस, नीशीरिया गोनोरी, दोनों आपको पढ़ने हैं। नीशीरिया मेनिंजिटिस और नीशीरिया गोनोरी। तो नीशीरिया के अलावा अगर मैं आपको बोलूँ, आपको एक बैक्टीरिया पढ़ना है जिसका नाम होता है टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, राइट। तो टीबी पे तो मैं पूरा बताऊंगा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो करीब 2 घंटे 2.5 घंटे का वीडियो होगा। तो उसमें हम टीबी का शुरू से लेकर एंड तक सारा कुछ पढ़ेंगे। किसी भी हिंदुस्तान के एग्ज़ाम में टीबी से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो टीबी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो टीबी पढ़ लिया, इसके ये हो गए सारे मेन इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे कि अगर आप नॉर्सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर कई बार वो क्वेश्चन दे देते हैं रिकेट्सियल डिसीज़ से। वो जानबूझ के क्वेश्चन देते हैं क्योंकि उनको पता है बच्चे ये टॉपिक नहीं पढ़ते हैं। और सिंपल क्वेश्चन आता है रिकेट्सियल डिसीज़ में, मतलब रिकेट्सियल पूछेंगे कि ये वाला, जैसे क्वेश्चन आ गया आपका कि रॉकी माउंटेड स्पॉटेड फीवर किस बैक्टीरिया से होता है, एंडेमिक टाइफस किससे होता है, एपिडेमिक टाइफस किससे होता है। तो रिकेट्सियल डिसीज़ से या फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका वेक्टर क्या होता है, लाउस होता है या फ्ली होता है या टिक होता है। सो रिकेट्सियल डिसीज़ स्पेशली फॉर नॉर्सेट एग्जाम। फिर इन्फेक्शन के बाद अगर मैं बात करूं, टॉपिक नंबर 7 इन माय लिस्ट, दैट इज़ योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, CVS। सो कार्डियो में क्या पढ़ना है, कुछ लोग बोलते हैं सब पढ़ना है, नहीं सारा नहीं पढ़ना है इसमें भी। तो इसमें जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपको एक टॉपिक पूरा पढ़ना है अच्छे से, उसका नाम होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बोलोगे सर ये तो आप बेवकूफ़ बना रहे हो, इतना सारा टॉपिक है तो बहुत बड़ा है। पूरा नहीं पढ़ना है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फोकस जो आपको देना है वो आपको फोकस करना है कि जो एंजाइम्स होते हैं एमआई के, जैसे कि ट्रोपोनिन, मायोग्लोबिन, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस, और मैंने आपको एक नया बताया था हार्ट स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन, हार्ट स्पेसिफिक फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के आपको एंजाइम्स अच्छे से पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर दूसरा टॉपिक बोलूँ मैं CVS के अंदर कि ये एमआई के अंदर और क्या क्या पूछ सकते हैं एंजाइम्स के अलावा, ये आपसे पूछते हैं कि कौन सी वॉल में कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है और कौन सा एमआई होता है, सिंपल। जैसे कि एंटीरियर वॉल में लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व होती है। तो ऐसी वॉल का नाम पूछते हैं, कौन सी वॉल और कौन सी आर्टरी अफेक्ट हो रही है। फिर CVS में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है आपका एरिथमियास के ऊपर। एरिथमियास में स्पेशली जो आपसे पूछते हैं वो पूछते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियास। कई बार वो हार्ट ब्लॉक पूछते हैं और कई बार वो ECG की स्ट्रिप दे देते हैं, ग्राफ दे देते हैं, तो आपको हार्ट के ब्लॉक बताने हैं कौन सा ब्लॉक है इसमें, 1st डिग्री 2nd डिग्री, मोबिल्स 1 है, मोबिल्स 2 है। एरिथमिया के अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो मेरी नज़र में जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा कार्डियक टैम्पोनेट। कार्डियक टैम्पोनेट से सवाल आता है। इसके अलावा आपको हाइपरटेंशन पढ़नी है। हाइपरटेंशन के, स्पेशली हाइपरटेंशन के जो डाइट का नाम होता है डैश डाइट, और आपको ड्रग्स पढ़ने हैं कि कौन कौन से ड्रग्स आप हाइपरटेंशन के पेशेंट के अंदर यूज़ करते हैं, राइट। सो
और लास्टली आपसे बेसिक जो कार्डियोलॉजी का जो बेसिक होता है उसमें वो क्वेश्चन पूछते हैं कि हार्ट रेट के ऊपर, उसमें वो क्वेश्चन पूछते हैं बीपी के ऊपर, उसमें वो क्वेश्चन पूछते हैं हार्ट साउंड के ऊपर, मरमर के ऊपर। राइट। अब आप बोलोगे आपने बहुत कुछ बता दिया, नहीं, जब आप वीडियो देखोगे तो मैंने और भी बहुत कुछ बताया है। मैंने पेरिकार्डाइटिस बताई है, मैंने बैक स्ट्राइड से क्वेश्चन आता है जो कार्डियक टेम्पोरेट के अंदर होता है, मैंने बहुत कुछ बताया कार्डियोलॉजी के अंदर, लेकिन आपको सारा चीज़ें नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है। राइट। तो सीवीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपके सामने लिख दिए। ओके, फिर बात करते हैं सीवीएस के बाद अगर मैं बात करूँ हेमाटोलॉजी की, हेमाटोलॉजी की बात करते हैं। सो हेमाटोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, हेमाटोलॉजी बहुत बड़ा एक यूनिट बन जाता है। सो बेसिकली इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अनीमियास, अब अनीमियास बहुत सारे, हीमोलाइटिक अनीमिया। सो इसमें मैं अगर पेपर बनाऊँ या पेपर के बारे में आपको बताऊँ, सो जो भी एग्जामिनर बनाता है वो पेपर बनाता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से। सो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में इंपॉर्टेंट सवाल बोलते हैं। अगेन ये ओवरलैप टॉपिक है, यहाँ से आपको फिजियोलॉजी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स सबके क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन जो आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है थैलेसीमिया से। थैलेसीमिया के बाद अगर आपको तीसरा इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो हो गया सिकल सेल अनीमिया। तो थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। उसके बाद आपको क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ने हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर पर भी हमने एक वीडियो बनाया था, क्लॉटिंग फैक्टर और क्लॉटिंग कैस्केड, जो इसके पाथवे होते हैं एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक। बिलीव मी, आप वीडियो जाके देखेंगे तो दैट इज़ वेरी सिंपल, मैंने बहुत ईजी करके बनाया उसको। क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग कैस्केड, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से फैक्टर होते हैं। इसके अलावा कई बार वो क्वेश्चन पूछते हैं ब्लड प्रोडक्ट्स। सो ब्लड प्रोडक्ट हमने एक वीडियो में बनाया है, इसका नाम है ट्रांसफ्यूजनल मेडिसिन। ट्रांसफ्यूजनल के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि क्या क्या चढ़ाते हो आप PRBC चढ़ाते हो, राइट, आप होल ब्लड चढ़ाते हो, आप प्लेटलेट चढ़ाते हो। सो सिंपल क्वेश्चन यही पूछते हैं कि PRBC को किस टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं या प्लेटलेट को किस टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, कब इसको देते हैं। हमने वहाँ पे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट भी पढ़ा है, लेकिन आपको ये तीन पढ़ने, PRBC, होल ब्लड और प्लेटलेट। जैसे कि डेंगू के पेशेंट में आपको प्लेटलेट देना है। प्लेटलेट दो तरीके का होता है, एक सिंगल डोनर प्लेटलेट, एक रैंडम डोनर प्लेटलेट। जो SDP होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट, उसको हम जंबो पैक भी बोलते हैं। तो कब कहाँ क्या देना है वो आपको पता होना चाहिए हेमाटोलॉजी के अंदर। ल्यूकीमियास, लिम्फोमास जनरली आपके एग्जाम में नहीं पूछते हैं तो उसका सिर्फ बेसिक ऊपर ऊपर का पूछते हैं, जैसे कि रिडस्टनबर्ग सेल्स कहाँ मिलते हैं आपको, हॉजकिन लिम्फोमा में, राइट। सो वो आप स्किप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अगले टॉपिक की, GIT के बारे में, तो GIT के बारे में, तो GIT में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। GIT में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो पूछते हैं आपसे अबाउट पेप्टिक अल्सर डिसीज़। पेप्टिक अल्सर डिसीज़, इसमें आपके गैस्ट्रिक अल्सर और डुडेनल अल्सर, दो तरीके के अल्सर आते हैं। तो जनरली क्वेश्चन कैसा आता है कि खाने के बाद किस अल्सर में पेन ज़्यादा होता है, किस अल्सर में पेन कम होता है, किस में वेट लॉस होता है, किस में वेट गेन होता है या वेट नॉर्मल होता है, किस अल्सर की लोकेशन कहाँ पे होती है। मोस्ट कॉमन पार्ट जैसे कि स्टमक अल्सर का कौन सा होता है, लेसर कर्वेचर होता है, डुडेनल अल्सर का फर्स्ट पार्ट ऑफ डुडेनम D1 में होता है। तो पेप्टिक अल्सर डिसीज़ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेप्टिक अल्सर डिसीज़ के अलावा कई बार वो पूछते हैं क्वेश्चन ईसोफेजियल डिसीज से, जिसका नाम होता है GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। इसमें बिल्कुल इसी सवाल आता है, क्यों होता है भाई, स्मोक करने से होता है, अल्कोहल पीने से होता है, हॉट चिली स्पाइसी फूड से होता है। तो GERD से क्वेश्चन आता है, राइट। पेप्टिक अल्सर डिसीज GERD के अलावा इसके अंदर आपको कई बार क्वेश्चन वो देते हैं एग्जाम के अंदर, उसका नाम होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज जिसमें दो डिसीज आती हैं, क्रोन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। सो इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर पूछते हैं एग्जाम में कि भाई आपको सूडोपॉलिप कहाँ मिलते हैं, मेगाकोलोन कहाँ मिलता है, स्ट्रिक्चर्स कहाँ मिलते हैं, लेड पाइप अपीयरेंस कहाँ मिलता है, कॉबल स्टोन अपीयरेंस कहाँ मिलता है। सो दिस वन लाइनर क्वेश्चन ये पूछते हैं एग्जाम में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज से। फिर GIT के अंदर जो अगला टॉपिक होता है वो आपको पढ़ना है डायरिया। डायरिया में आपको उसको कॉज पढ़ना है और उसका मैनेजमेंट पढ़ना है। तो डायरिया में आपको सिर्फ दो चीज़ पढ़नी है कि कॉज कैसे होता है और इसमें आपको क्या देना है, ORS देना है, किस डायरिया के अंदर आपको एंटीबायोटिक देनी है, किस में एंटीबायोटिक नहीं देनी है। तो ये हो गया GIT के बाद। अगर मैं अगला बात करूँ GIT के अलावा, मैं लीवर की बात करूँ,
लीवर की बात करूँ तो लीवर में आपको जो 2 टॉपिक पढ़ने हैं अच्छे से, उसका पहले टॉपिक का नाम होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में भी हमने बहुत सारी हेपेटाइटिस के बारे में बात करी, आपको हेपेटाइटिस बी पे और हेपेटाइटिस सी पे फोकस करना है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। इसके अलावा वो पूछते हैं सिरोसिस के बारे में। सिरोसिस में भी क्या पूछते हैं, वो पोर्टल हाइपरटेंशन पूछते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन की जो कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जैसे कि इसोफेजियल वैरिसिस, इसोफेजियल वैरिसिस के बारे में पूछते हैं, राइट। इसके अलावा वो लिवर सिरोसिस की और कॉम्प्लिकेशन के बारे में कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं। फिर वो नॉर्मल बेसिस से सवाल पूछते हैं लीवर के अंदर आपसे, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, वो आपसे पूछते हैं लीवर के एंजाइम्स के बारे में। लीवर के एंजाइम्स के बारे में जैसे कि SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेस ALP, GGT, गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेस। तो लीवर के बेसिकली आपको लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में पूछते हैं कि भाई लीवर में ये टेस्ट करा रहे हो तो ये एंजाइम बढ़ रहा है तो कौन सी बीमारी में बढ़ेगा। तो जनरली ये हेपेटाइटिस में पढ़ते हैं। आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है अल्कोहल हेपेटाइटिस। सो अल्कोहल लीवर डिसीज से भी एग्जाम में सवाल आता है, लेकिन इसमें बेसिक इजी सा क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल लीवर डिसीज़ है तो वो क्या हो सकता है, वो फैटी लीवर हो सकता है, राइट, वो हेपेटाइटिस हो सकती है, वो सिरोसिस हो सकती है। फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। लीवर के बाद अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मेरे हिसाब से अभी का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे जो एग्ज़ाम में पूछेंगे वो होगा कोविड-19। कोविड-19 एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, तो वहाँ से आपको सवाल उठ के आ सकता है। दूसरा, कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशन होती है, उसको हम बोलते हैं ARDS। ARDS वैसे भी हो सकता है, बिना कोविड के भी हो सकता है, लेकिन कोविड-19 से भी होता है, तो ARDS अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है। फिर रेस्पिरेटरी में और क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, इसको वो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, COPD में स्पेशली वो फोकस करते हैं एम्फीसीमा पे। COPD में स्पेशली क्या पूछते हैं क्वेश्चन, एम्फीसीमा से, ये एम्फीसीमा कितने टाइप्स का होता है, राइट, क्या इसका कॉज होता है, कैसे एम्फीसीमा को आपको ठीक करना है। तो रेस्पिरेटरी में आपको बताया मैंने कोविड-19, ARDS, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, COPD। इसके अलावा रेस्पिरेटरी के अंदर 2 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो फिर से वापस आ गया आपका TB से आपके एग्ज़ाम में 5 MCQs आते हैं। सो 5 MCQs मीन्स TB आपको पढ़ना है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, डोंट वरी, TB विल स्टडी इन वेरी वेरी डिटेल। सो TB हो गया, ARDS हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, COPD हो गया। कई बार MCQ फिजियोलॉजी से ओवरलैप होता है, जिसमें वो आपको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में पूछते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपको सिंपल वैल्यू दे देंगे, तो ये आप फिजियोलॉजी में भी पढ़ोगे, मेडिसिन में भी पढ़ोगे, जैसे कि FEV1, FVC कब बढ़ता है, कब नहीं बढ़ता है। फिर एक सिंपल टॉपिक होता है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज में, जिसमें जो आता है उसका नाम होता है न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस मतलब किस फैक्ट्री में काम करने से कौन सी बीमारी होती है। ये तो सिंपल इजी टॉपिक है, 1 लाइन क्वेश्चन आते हैं इससे कि भाई अगर आप शुगर की फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको बैगेसिस होगा, कॉटन की फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो बिसिनोसिस होगा। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी इलनेस। तो रेस्पिरेटरी के बाद अगर मैं बात करूँ एंडोक्राइन की, तो एंडोक्राइन में आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में एक एक चीज़ पढ़नी है, जितना हो सके उतना पढ़ना है। करीब मैंने 3.5 घंटे का पढ़ा हुआ है। डायबिटीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन पढ़नी है, इसको कुछ नहीं छोड़ना है आपको। डायबिटीज़ के अलावा अगर मैं आपको बोलूँ, जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है वो हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म पे। इसके अलावा आपको हार्मोन का बेसिक पढ़ना है कि हार्मोन कौन कौन सी ग्लैंड से निकलने हैं। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। हार्मोन कौन सी ग्लैंड से निकलता है, कौन सा हार्मोन कौन सी ग्लैंड से निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, राइट। तो एंडोक्राइन में आपको डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, बेसिक ऑफ हार्मोन का बेसिक, बिल्कुल बेसिक जो होता है, राइट। कई बार जैसे नॉर्थ एग्जाम में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, जैसे कि ADH के जो डिसऑर्डर होते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस और SIADH। तो नॉर्थ साइड में इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस और सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। फिर बात करते हैं किडनी की।
सो किडनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो होता है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस बिकॉज ये बेसिक चैप्टर है, बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं इजीली कि भाई प्रोटीनूरिया कब बोलोगे आप, ओलिगोरिया कब बोलोगे, एनूरिया कब बोलोगे। इसके अलावा आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी अगर मैं आपको बोलूँ, आपको रिवाइज जो करना होता है वो करना होता है सिर्फ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जनरली जो सवाल आता है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से आता है। नेफ्राइटिक को नहीं पूछते, वो नेफ्रोटिक को पूछते हैं। मिनिमल चेंज डिसीज, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, FSGS। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आपको फोकस करना है किसको, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके अलावा किडनी के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो डायलिसिस से रिलेटेड, डायलिसिस से रिलेटेड किडनी का। किडनी ट्रांसप्लांट से उतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन डायलिसिस से क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। फिर किडनी में 2 बीमारी होती है, एक क्रॉनिक किडनी डिसीज और एक एक्यूट किडनी फेलियर। सो कई बार वो क्वेश्चन पूछते हैं CKD की कॉम्प्लिकेशन, क्रॉनिक किडनी डिसीज जिसको हम क्रॉनिक रीनल फेलियर भी बोलते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन मीन्स इसकी कॉम्प्लिकेशन में एनीमिया हो जाएगा तो क्या करोगे। व्हाट इज द नर्सिंग इंटरवेंशन इन रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी आफ्टर CKD, इन अनीमिया आफ्टर CKD। इस तरीके से सवाल आते हैं CKD की कॉम्प्लिकेशन पे किडनी के अंदर। तो यूरिन एनालिसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड डायलिसिस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ CKD। फिर नंबर 14 अगर मैं बात करूँ, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS में क्या सवाल पूछते हैं, CNS में सवाल वो पूछते हैं जनरली जो आपको टॉपिक पढ़ना है दैट इज सीजर्स, सीजर डिसऑर्डर। इसमें भी आपको GTCS और एब्सेंट सीजर्स, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स और एब्सेंट सीजर्स पर फोकस करना है। सीजर्स के अलावा आपको स्ट्रोक पढ़ना है। स्ट्रोक में भी आपको स्पेशली ब्रेन हेमोरेज के बारे में, तो वो एनाटमी से ओवरलैप करते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको सर्कल ऑफ विलाई के एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन दे दें, कौन सी आर्टरी है बताओ। तो स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक जैसे ब्रेन हेमरेज जो मैंने आपको बताया थे हेमरेज होते हैं। इसके अलावा आपको फोकस करना है पार्किंसन डिसीज़ पे। पार्किंसन डिसीज़ छोटा टॉपिक है, इजीली हो जाता है। पार्किंसन डिसीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है, राइट। कई बार जैसे फिर से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नॉर्सेट एग्जाम की, बिकॉज नॉर्सेट एग्जाम में थोड़े टॉपिक डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं, तो वहाँ पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन मल्टीपल स्क्लेरोसिस से भी आता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, राइट। सो जैसे कुछ टॉपिक हैं जो वहाँ पर पूछे जाते हैं अलग से, जैसे कुछ कई बार हेडेक पे भी क्वेश्चन आता है, हेडेक पे क्वेश्चन आता है। फिर टॉपिक नंबर 15 बात करते हैं CNS के अलावा स्किन के बारे में। स्किन से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, स्किन से क्वेश्चन पूछते हैं पहले तो आपको जो बेसिक स्किन लीजन होते हैं, बेसिक स्किन लीजन जैसे कि जो आपके प्राइमरी लीजन होते हैं, सेकेंडरी लीजन होते हैं, इसमें पैप्यूल, मैक्यूल, पैच, ये सब पढ़ते हैं हम। सो उन पे साइज, उनके साइज़ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पैप्यूल, मैक्यूल, पैच, एक्सकोरिएशन, राइट, रैश, इस इन सब पर क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिक स्किन लीजन कौन सा प्राइमरी होता है, कौन सा सेकेंडरी होता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी। फिर जो क्वेश्चन जो नेक्स्ट अगला सवाल जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सोरियासिस से। सोरियासिस से गिने चुने क्वेश्चन आता है, जैसे कि सिल्वरी स्केल्स कहाँ मिलती हैं, ऑस्पिट साइन कहाँ मिलता है, बल्कलेस मेम्ब्रेन कहाँ मिलती है, पूवा थेरेपी किस में यूज़ करते हैं। तो सोरियासिस से सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर होता है वो होता है इसको स्केबीज। चौथा टॉपिक जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज एक्जिमा। एक्जिमा जिसको हम डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, डर्मेटाइटिस। स्पेशली यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो जैसे कि निकल जो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं उसमें होता है, डर्मेटाइटिस उससे हो सकती है, डिटर्जेंट हो सकती है डर्मेटाइटिस। फिर से मैं बात कर रहा हूँ नॉर्सेट एग्जाम की, तो मैं अलग कलर से लिख देता हूँ नॉर्सेट एग्जाम के बारे में। जैसे वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, SJS, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं इस एग्जाम में, राइट। तो ये आपको पढ़ने हैं अगर आप नॉर्सेट के बारे में सोच रहे हैं तो। स्किन के बाद आगे चलते हैं ऑन्कोलॉजी की। ऑन्कोलॉजी अगेन ये ओवरलैप टॉपिक है, तो कुछ कैंसर आपने सर्जरी में पढ़े हुए हैं, कुछ कैंसर आपने मेरे साथ पढ़े हुए हैं मेडिसिन में, कुछ कैंसर आपने पीडियाट्रिक्स में पढ़े हुए हैं, कुछ कैंसर आपने गायनी में पढ़े हुए हैं। यहाँ पर जो मैंने पढ़ा है वहाँ पर आपको सारे कैंसर बताएं हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सारे कैंसर में आपको कौन कौन से कैंसर पढ़ने हैं। सो मेनली जो आपको पढ़ना है लंग कैंसर,
बिकॉज लंग कैंसर इज़ नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। लंग कैंसर के अलावा जो आपको पढ़ना है ब्रेस्ट कैंसर, इट इज़ मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल। इसके अलावा आपको पढ़ना है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सर्विक्स कैंसर। और अजय देवगन जी की वजह से हमारे पास क्या होता है, दाने दाने में केसर का दम, विमल पान मसाला, ओरोफेरेंजियल कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर। तो लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं सर्जरी का भी एक टॉपिक दे दूँ तो आपको पढ़ना है प्रोस्टेट कैंसर। अब इसमें आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़नी है। स्टेजिंग आपसे नहीं पूछी जाती, ट्रीटमेंट आपसे नहीं पूछा जाता। आपसे ये पूछा जाता है कि लंग कैंसर कितने टाइप का होता है, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है इंडिया में, स्क्वेमस सेल, फीमेल्स में कौन सा होता है, एडिनोकार्सिनोमा, बेसिक वन लाइनर। ब्रेस्ट कैंसर में पूछ सकते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर होता है किस क्वाड्रेंट में होता है। फिर आपसे पूछ सर्विक्स कैंसर में इसके कॉजेटिव एजेंट, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओरोफेरेंजियल कैंसर बिकॉज ऑफ टोबैको चूइंग एंड टोबैको स्मोकिंग। तो ये ऑन्कोलॉजी में आपको जो मेन कैंसर पढ़ने हैं, लंग, ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओरोफेरेंजियल, प्रोस्टेट कैंसर। फिर नॉर्सेट आ गया। नॉर्सेट थोड़ा सा सिलेबस बढ़ा देता है, तो यहाँ पर आपको आरसीसी के बारे में क्वेश्चन आता है, रीनल सेल कार्सिनोमा। किडनी कैंसर के बारे में भी यहाँ पे आपको पूछ लेते हैं, राइट। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक इन माई लिस्ट, दैट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, आपको बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर भी मेडिसिन सर्जरी दोनों ओवरलैप करके पूछते हैं, तो आपको बेसिकली फ्रैक्चर के बारे में पूछते हैं। ये फ्रैक्चर का साइन होता है। फिर आपसे कास्ट पूछ लेते हैं कि किस फ्रैक्चर के अंदर कौन सी कास्ट यूज़ करते हैं। इसके अलावा कई बार वो सवाल पूछ लेते हैं इससे फ्रैक्चर से या कास्ट से कि अगर पेशेंट को फ्रैक्चर नहीं है, कास्ट नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं आया, तो आपसे क्या पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन अबाउट रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी स्पेशली उनकी डिफॉर्मिटी के बारे में पूछते हैं कि कौन कौन सी डिफॉर्मिटी होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके अलावा यहाँ से वो क्वेश्चन को लिंक करते हैं कि नर्व मीन्स कौन से फ्रैक्चर में कौन सी नर्व अफेक्ट होती है, राइट। सो ये जैसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि भाई ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया तो कौन सी नर्व चली गई, राइट। शाफ्ट का हो गया ह्यूमरस की शाफ्ट का हो गया तो कौन सी चली गई, सुपराकॉन्डाइलर हो गया तो कौन सी नर्व चली गई। सो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नर्व उसमें कौन सी नर्व अफेक्ट हो गई। तो यहाँ से अगेन इस मस्कुलोस्केलेटल में ज़्यादातर क्वेश्चन सर्जिकल पार्ट से पूछते हैं। तो ये थे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताए। अब इसको देख लेते हैं कि ये टॉपिक को आपको कैसे फोकस करना है। जब भी आप पढ़ेंगे, आप हमेशा अपने दिमाग में एक बात रखेंगे यार कि 80/20 का एक रूल होता है। इस 80/20 के रूल को आपको अप्लाई करना है। जब आप इस रूल को अप्लाई करोगे कि मेरे को सिर्फ 20% टॉपिक पढ़ने हैं, राइट, मेरे को नहीं पढ़ने फालतू की चीज़, मेरे को पहले अपना वो चीज़ स्ट्रॉन्ग करनी है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, आप एक यूजी स्टूडेंट हैं जो आपके कॉलेज में नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वो यहीं से क्वेश्चन उठ के आता है, राइट। अगर आपके यूजी के लेवल के क्वेश्चन में भी अगर आप देखो, थ्योरी वाले सवाल भी अगर आपके पास आए हैं, 5 क्वेश्चन है तो 5 में 4 क्वेश्चन यहीं से होंगे। जो 20% टॉपिक से वो क्वेश्चन होगा वो सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, राइट। सो पहला आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे ये लिस्ट अपने एक जहाँ पर भी मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पर इसको चिपका देनी है, अपने फ़ोन में इसकी फ़ोटो ले लेनी है कि मुझे जब मैं वीडियोस देख रहा हूँ तो मुझे ये टॉपिक तो मुझे अच्छे से आने हैं। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिए तो मिठाई का डब्बा लेके आ जाइए, योर रिजल्ट इज़ फॉर श्योर, आप पक्का एग्ज़ाम में पास करेंगे, राइट। सो नो मैटर व्हाट यू आर स्टडिंग, जस्ट डू वन थिंग। देखो, पढ़ना अच्छा नहीं लगता किसी को, लेकिन आपका जो प्रोफेशन है, मेरा जो प्रोफेशन है, ये मेडिकल प्रोफेशन ही ऐसा है कि इसमें जो पढ़ता है वो बढ़ता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट। इस प्रोफेशन में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। देखिए, अब आपने ये ले लिया है प्रोफेशन, तो इसमें जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो आपको फोकस करना है कि मुझे बाकियों से, भीड़ से अलग अगर जाना है, तो यू शुड टारगेट दीज थिंग्स, राइट। यू शुड टारगेट दीज थिंग्स एंड जस्ट ट्राई टू लव द सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट को पसंद करने लगोगे तो चीज़ें अपने आप रिकॉल होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं जब कुछ पढ़ाता हूँ मेरे दिमाग में वो पेशेंट छप जाता है,
तो फिर मेरे को उसके सिम्टम्स याद आना चालू हो जाते हैं, बिकॉज आई लव दिस सब्जेक्ट एंड आई वॉन्ट यू टू लव द सब्जेक्ट द सेम वे आई एम लविंग, राइट? सो फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, डोंट लूज कॉन्फिडेंस, राइट? हमेशा अपने आप से सिर्फ एक चीज़ आपको बोलनी है, आई कैन, आई विल, राइट? जब आप ये चीज़ बोलेंगे, बिकॉज देर इज़ नो प्लेस फॉर आई विश नहीं करना है, सोचना नहीं है कि आज मैं ये करूँगा, आज मैं ये करूँगा। आई विश का कोई रोल नहीं है, इट इज़ यू कैन, यू विल, राइट? अगर मैं पढ़ा सकता हूँ तो आप पढ़ सकते हैं, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। सो हैव अ कॉन्फिडेंस इन यू, जस्ट बिलीव इन यू। अपने अंदर विश्वास रखो कि नो एग्ज़ाम इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ यू आर हैविंग द पावर ऑफ विल, राइट? सो जस्ट फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। Give your best shot, whatever you are having. This is from my side, the list of important topics for your upcoming nursing exams. Thank you so much. Thank you for your attention. Take care. Keep working hard. जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा. Bye bye.